Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vaishali and आज जो लेक्चर है वो बहुत स्पेशल लेक्चर है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं सभी न्यूमेरिकल्स जो लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए हैं इन योर IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी पेपर्स. So series is important concept through PYQs, specially discussing about the different numericals. धीरे धीरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और डिफरेंट फॉर्मूलाज को कवर करते हुए वी विल मूव फॉरवर्ड. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. क्वेश्चन जो फर्स्ट है दैट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द पार्ट एंजाइम काइनेटिक्स. और अगर अभी तक नहीं किया है एंजाइम काइनेटिक्स प्रिपेयर कर लो, इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन सेज फॉर एन एंजाइम फॉलोइंग माइकलिस मेंटल काइनेटिक्स व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Km देन द वेलोसिटी V इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Vmax. दैट इज इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये है V इक्वल होगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनटू Vmax. ये कहता है आपका फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड कहता है V इक्वल्स टू 0.75 इनटू Vmax. थर्ड ऑप्शन कहता है V इक्वल है 0.5 इनटू Vmax के. एंड लास्ट ऑप्शन कहता है V इक्वल है Km इनटू Vmax. जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है एंजाइम काइनेटिक्स का. एंड ये स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो Km जो आपका एफिनिटी कांस्टेंट होता है उसकी डेफिनेशन भी है. दैट इज Km इक्वल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के. कब ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन तब होती है जब आपकी रिएक्शन वेलोसिटी दैट मींस V इक्वल हो जाती है हाफ ऑफ Vmax के. दैट इज रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी हाफ, आधी रिएक्शन वेलोसिटी जब रीच हो जाती है तब आपका Km इक्वल हो जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के. तो हाफ की वैल्यू क्या है? हाफ की वैल्यू है 0.5 Vmax. करेक्ट. एंड दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km के इक्वल कब होता है? ये इक्वल तब होता है जब आपकी V रिएक्शन वेलोसिटी हाफ हो जाती है, 0.5 हो जाती है Vmax के. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये बहुत डायरेक्टली पूछा गया है तो आपको सबसे पहला जो फॉर्मूला जो आपने इस कॉन्सेप्ट से लर्न किया वो ये था कि आपका Km इक्वल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के. जब कौन सी कंडीशन पे होता है? ये होता है जब आपका V दैट इज रिएक्शन वेलोसिटी इक्वल होती है हाफ ऑफ Vmax के. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंजाइम काइनेटिक्स. दैट इज Km इक्वल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के जब रिएक्शन वेलोसिटी मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर जो आपकी रिएक्शन वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती है Vmax के. कभी कभी ये आपको डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं, उसके बेसिस पे आपको वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको Vmax की वैल्यू दी हो तो आपको रिएक्शन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. कंडीशन दी जा सकती है. फॉर एग्जांपल आपको दे गया एक रिएक्शन में जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो हाफ हो चुकी है Vmax पे, तो बताओ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगी या फिर Km की वैल्यू इस पे क्या होगी. सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंजाइम काइनेटिक्स.
Now, this is about the first question, that is, for an enzyme following Michaelis-Menten kinetics, when substrate concentration equals to Km, तब क्या होता है? तब आपकी जो रिएक्शन वेलोसिटी V है वो इक्वल हो जाती है हाफ ऑफ V max के, दैट इज 0.5 into V max. This is the question of 2022. Now coming to next question. Okay, next question belongs to Hardy-Wigmore principle. Very important from every लाइफ साइंसेज एग्जाम, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता ही है. तो हार्डी-विंगबर्ग अगर हम देखें, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल कि जो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है आपकी 1 के. क्या कहता है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इक्वल टू होती है 1 के. जब हम बात करते हैं डोमिनेंट एलील को, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से. जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड जो हमारी रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है, मैं बात कर रही हूं फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, दैट इज 1. तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन जो आपको मिलती है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल से, P प्लस Q इक्वल्स टू 1. करेक्ट? ये है फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अब हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर. वी आर गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. करेक्ट? कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1. करेक्ट? एंड ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन हार्डी-विंगबर्ग की. अब सुनो कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सबसे पहले p स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप. फॉर एग्जाम्पल, मान लो डोमिनेंट एलील जो मैं यहां पे बात कर रही हूं वो है A. करेक्ट? और रिसेसिव एलील है स्मॉल a. तो p स्क्वायर यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p स्क्वायर यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, दैट इज a. इस जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी है? वो रिप्रेजेंट होती है p स्क्वायर से. नेक्स्ट जो है वो q स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप जो है आपका स्मॉल ए. करेक्ट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 2pq. ये रिप्रेजेंट करता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप जो है आपका कैपिटल A एंड
स्मॉल ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन कहती है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इक्वल होता है 1 के। जब हमने इसको स्क्वायर किया तब हमारे पास आया फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इक्वल्स टू 1। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, जब एलील की बात करोगे तो पी बात करोगे, जब जीनोटाइप की बात करोगे पी स्क्वायर की बात करोगे। दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर एलील की बात करोगे तो पी और क्यू की बात करोगे, लेकिन जब जीनोटाइप की बात करोगे वहां पे पी स्क्वायर की क्यू स्क्वायर और हेट्रोजाइगस में 2pq। याद रखना, ये मत सोचना हेट्रोजाइगस है तो पी क्यू होगा, नहीं, 2pq होगा इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस। अब आते हैं क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज दिस, इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन। रैंडमली मेटिंग लिखा जाता है क्योंकि हार्डी-वेबर का एक मेजर अजम्पशन यही है कि हम रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ले रहे हैं, तो ये एक अजम्पशन है हार्डी-वेबर का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इज 0.7। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप इन द नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेबर लॉ। रिपीट करते हैं और रीड करते हो, साथ साथ लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील, अगर कैपिटल ए एलील की बात कर रहे हैं तो क्या है पी क्या दिया हुआ है 0.7, करेक्ट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट यू डोंट नो, करेक्ट। इन द नेक्स्ट जनरेशन अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेबर्स लॉ, करेक्ट। अब पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले आओ दिस स्लाइड जहां पे हम डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्या होती है 2pq। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस क्या होगी 2pq, 2 इंटू पी इंटू क्यू, करेक्ट। किसकी वैल्यू दी हुई है, p की वैल्यू दी हुई है। q की वैल्यू कहां से आएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हार्डी-वेबर p प्लस क्यू इक्वल टू 1, यहां से हम निकालेंगे q की वैल्यू। सबसे पहले ओके, सो क्या इक्वेशन है हमारे पास, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू 0.7 प्लस q की वैल्यू नहीं पता 1। q की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3, करेक्ट। यहां से आ गई आपकी q की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ q, दैट इज q इक्वल्स टू 0.3। दोनों वैल्यूज आ गई, p की भी और q की भी। अब निकालते हैं क्वेश्चन पे, 2 इंटू पी इंटू क्यू दैट इज 2 इंटू 0.7 into 0.3, that amounts to your 0.42, 0.42। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप क्या है 0.42। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन है, ये आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो आपको वैल्यू मैन्युअली एंटर करनी होगी, आपको सीरीज ऑफ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे सिलेक्ट करने के लिए, मैन्युअली आपको ऐड करना होगा 0.42। क्या कॉन्सेप्ट था, हार्डी-वेबर प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इक्वल होता है 1 के, दैट इज p प्लस क्यू इक्वल होता है 1 के। दोबारा बोल रही हूं, जब एलील की बात करोगे तो p लोगे q लोगे। नेक्स्ट इक्वेशन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। जब जीनोटाइप की बात करोगे वहां पे p स्क्वायर और q स्क्वायर की बात करोगे, और हेट्रोजाइगस के केस में 2pq की बात करोगे। सो दिस इज अबाउट योर हार्डी-वेबर प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन हो गया।
Second question from 2022. Coming to third question. Okay. In an actively growing population from a single bacterium, 1048576 cells are present after 20th generation. How many cells were there in 5th generation? सबसे पहले सुनो, जब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो सबसे पहले ये लगेगा कि 20th जनरेशन पर इतनी सेल्स हैं और 5th जनरेशन पर निकालनी है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन क्या करोगे, ढंग से पढ़ोगे ही नहीं। ध्यान से पढ़ो इसको। इन एन एक्टिवली ग्रोइंग पॉपुलेशन फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम था। इनिशियली कितना बैक्टीरियम था? एक था, जिससे 20th जनरेशन में 1048576 सेल्स बन गई। बताओ 5th जनरेशन में कितनी आई? जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास होती है NT इक्वल्स टू N0 इंटू 2 to the power N। NT, N0 एंड N। देखो NT क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सेल्स एट टाइम T, करेक्ट। NT क्या है? नंबर ऑफ सेल्स एट टाइम T। N0 क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स। दैट इज जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे कितनी नंबर ऑफ सेल्स थी। एंड N रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ जनरेशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये इक्वेशन, दैट इज NT नंबर ऑफ सेल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स एट इनिशियल फेज मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power N। दोबारा क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन एन एक्टिवली ग्रोइंग पॉपुलेशन फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम से स्टार्ट किया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग N0 की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग N0 की वैल्यू है 1। 1048576 cells are present after 20th generation, नहीं चाहिए। How many cells are there in 5th generation? ये बताना है कि N5 मतलब जब 5th जनरेशन हो गई तो कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं। नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है? 5। आपको जो नंबर ऑफ सेल्स 20th जनरेशन पर दी गई हैं उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। अब सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास? N5 किसके इक्वल है? N0। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 5, दैट इज 32। तो 5th जनरेशन पर कितनी सेल्स हैं? 5th जनरेशन पर हमारे पास हैं 32 सेल्स। एंड ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन C का क्वेश्चन है, जहां पर आपको खुद वैल्यूज मैन्युअली ऐड करनी पड़ेंगी। सो क्या फॉर्मूला हमने देखा कि नंबर ऑफ सेल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं वहां पर नंबर ऑफ सेल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इक्वल होता है इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power N, जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ जनरेशंस। फर्स्टली मैं इस सेशन से रिलेटेड एक बहुत छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगी। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ रहे हैं प्लीज़ एक अलग से नोटबुक रखना, और जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसमें समझ रहे हो, जितने भी फॉर्मूलाज इसमें देख रहे हो, वो एक जगह सेपरेटली सीरीज में लिख लेना एंड उनको रिवाइज करना, ताकि एटलीस्ट ये फॉर्मूलाज आपको याद रहें। एंड ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यही सजेशन दूंगी कि जब पूरा देख लो उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल्स खुद करना और सभी फॉर्मूलाज को एक जगह पे इकट्ठा करके लिख लेना, ताकि वो आपको बाद में बेनिफिट दे, आप जल्दी से उनको रिवाइज कर पाओ, बार बार आपको इधर से उधर ढूंढने ना पड़े। नाउ दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट इज
5th जनरेशन पर कितनी सेल्स होंगी? 32 सेल्स होंगी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.45 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड in 30 ml of water, molality rounded off to 3 decimal of the resulting solution। मोलालिटी निकालनी है, याद रखना। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सभी फॉर्मूलाज एक बार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मोलालिटी मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये तीनों कॉन्सेंट्रेशंस के फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे मोलालिटी की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। एंड फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मोलारिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in liters। करेक्ट। सो ये है हमारे पास मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है weight upon gram equivalent divided by volume of solution in liters। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। जब बात करते हैं मोलारिटी को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ये कंसंट्रेशन के फॉर्मूलाज हैं। मोलालिटी स्मॉल m इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मोलारिटी इज number of moles of solute divided by volume of solution in liters। Normality weight divided by gram equivalent upon volume of solution in liters, और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है आपके मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पर। 1.45 ग्राम ऑफ सुक्रोज C12H22 O11 is dissolved in 30 ml of water, molality rounded off to 3 decimal of the resulting solution is। देखो, सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by mass of solvent in kgs। solute क्या है यहां पर? solute है आपका सुक्रोज एंड सॉल्वेंट है आपका वाटर। कंडीशन समझ में आ गई? सॉल्यूट है आपका सुक्रोज और सॉल्वेंट है आपका वाटर। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स।
number of moles of sucrose एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास आपको पता है जो क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज 1.45 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं पहले. मॉलिक्यूलर मास ऑफ sucrose C12H22O11. C12H22O11 ये C12H22O11 करेक्ट. तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? कार्बन का मास क्या होता है? 12. कितने कार्बन है? 12. 12 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के? 22. 22 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन. आई होप ये पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं. नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ दैट एटम. कार्बन के एटम्स 12 हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू एक कार्बन का कितना है? 22 है हाइड्रोजन के तो 22 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 ऑफ ऑक्सीजन. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16 करेक्ट. तो जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इट विल बी 144 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16. 11 इंटू 16 विल बी 176. वैल्यूज ऐड करेंगे 176 प्लस 144 प्लस 22 दैट विल बी 342. तो ये है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज. टेंशन की बात नहीं है, आपको भी कैलकुलेटर्स वर्चुअल कैलकुलेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342. आ जाओ वापस. नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? गिवन मास कितना गिवन है? 1.45 डिवाइडेड बाय 342. मैं इसको यहीं पे रखूंगी, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अभी मोलालिटी में भी वैल्यूज पुट करनी है. तो जितना कैलकुलेशन कम करोगे, जहां पे रिड्यूस कर सकते हो वहां पे रिड्यूस करते हुए चलो. आ गया नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई. मास ऑफ द सॉल्वेंट देख लो 30 ml दिया हुआ है. अब देखो 30 ml दिया हुआ है ना. सो 30 ml दिया हुआ है. 1 लीटर इक्वल होता है 1 kg के. मुझे दिया हुआ है 30 ml. 30 ml कितना हो गया? 30/1000 लीटर्स इक्वल हो गया 30/1000 kgs. कर दिया कन्वर्जन. 30 ml ऑफ वाटर था उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया. कैसे? 1 लीटर इक्वल होता है 1 kg के. अब निकालेंगे जो फाइनल है हमारी मोलालिटी. सबसे पहले क्या है? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. कितने मोल्स हैं? 1.45 डिवाइडेड बाय 342. 1.45 डिवाइडेड बाय 342 इसके अपॉन में 30/1000.
तो जब इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा आपका 0.141 मोलर। तो मोलारिटी जो आपसे पूछी गई है उसका आंसर है 0.141 मोलर। 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना था। वैल्यूज सेक्शन सी का क्वेश्चन है तो वैल्यूज खुद लिखनी है। 0.141 मोलर सोल्यूशन है आपका। क्या देखा हमने? क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 1.45 ग्राम ऑफ सुक्रोज is dissolved in 30 ml of water. Molality rounded off to 3 decimal places is. सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमें है 1.45 और जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला सुक्रोज का वो आया 342। करेक्ट। मास ऑफ सॉल्वेंट देखा हमने 1 लीटर होता है 1 kg के इक्वल। 30 ml था तो हमने किया 30/1000 लीटर्स और 30/1000 kg हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आंसर आया 0.141 मोलर। एंड फाइनली आपको वैल्यूज खुद इंसर्ट करनी होंगी क्वेश्चन में, ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। सो ये क्वेश्चन था कंसंट्रेशन का। और इसके अलावा जो डिफरेंट कंसंट्रेशंस है वो होती है मोलारिटी जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। नॉर्मेलिटी इज वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहां पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। दिस इज अबाउट योर कंसंट्रेशंस। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन प्योर वाटर। वाटर को वाटर के अंदर तो क्या मोलालिटी होगी? मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया लास्ट में, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? 18 ग्राम्स। तो गिवन मास इज, गिवन मास लेंगे हम यहां पर, यहां पर हम लेंगे गिवन मास, जो हमें दिया हुआ है मास है वो हम 1000 ग्राम्स लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास 18 से, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे? 1 लीटर। तो जब आप वॉल्यूम्स को, जब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 55.5 मोलर। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जब वाटर को डिसॉल्व किया गया प्योर वाटर में तो मोलारिटी क्या आई? 55.5 मोलर। राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था, 1 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the molecular weight of human immunoglobulin light chain is 24 kilodalton, the total molecular weight of human immunoglobulin G is dash kilodalton। देखो, जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन G है, दैट इज IgG है, वो होती है H2L2। अब ये H2L2 का मतलब क्या है? H2L2 का मतलब होता है 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। दोबारा रिपीट कर रही हूं, जो आपकी IgG है वो होती है H2L2, मतलब इसके पास 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। ठीक है, करेक्ट। तो आपको दिया क्या गया है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइट चेन कितना है? 24 किलो डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइट चेन ये है आपका 24 किलो डाल्टन। तो
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी चेन कितना है, इसका डबल। हैवी चेन का जो लाइट चेन है उससे डबल होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस, दैट इज 48 किलो डाल्टन। अब दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, तो अब वैल्यूज देखते हैं। अब निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ IgG कितना है, 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइट चेन प्लस 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी चेन। करेक्ट, क्योंकि दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, तो अब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 24, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइट चेन 24 प्लस 2 इंटू 48। तो वैल्यूज देख लेते हैं, 24 टू 48 प्लस ये हो गया 96 and this amounts to your 144 किलो डाल्टन। क्वेश्चन में देखते हैं, सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ IgG इज 144 किलो डाल्टन्स। क्या पूछा गया था, when the molecular weight of human immunoglobulin light chain is 24 किलो डाल्टन, the total molecular weight of human IgG is। तो मैंने बताया IgG है दो हैवी दो लाइट चेन, मॉलिक्यूलर वेट लाइट चेन का 24 है, हैवी चेन का ट्वाइस हो जाएगा 48। तो जब हम वैल्यूज देखते हैं 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइट चेन प्लस 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी चेन एंड वैल्यूज डाल के आंसर आता है 144 किलो डाल्टन्स। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ 20 रेसिड्यू लीनियर पेप्टाइड इज। अब इससे रिलेटेड आपको दो चीजें याद रखनी है। जब भी आपका लीनियर पेप्टाइड होगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट पेप्टाइड होगा, उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होंगे n-1। n-1 यहां पर n क्या स्टैंड कर रहा है, यहां पर n है, सॉरी, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। करेक्ट, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन केस ऑफ लीनियर पेप्टाइड। वहीं पर अगर सर्कुलर पेप्टाइड है, अगर एक सर्कुलर पेप्टाइड है, वहां पर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन केस ऑफ सर्कुलर पेप्टाइड इक्वल होता है n के, जितने अमाइनो एसिड्स हैं उनके ही इक्वल हो जाता है आपका नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ 20 रेसिड्यू लीनियर पेप्टाइड। लीनियर पेप्टाइड है, क्या फॉर्मूला है, n-1 दैट इज 20 - 1 19। तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, 19 पेप्टाइड बॉन्ड है अगर आपका 20 रेसिड्यूज का एक लीनियर पेप्टाइड है। करेक्ट। अब इससे रिलेटेड एक चीज और बतानी है, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेप्टाइड निकालना हो,
अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेप्टाइड निकालना हो इन केस ऑफ सर्कुलर पेप्टाइड, अगर एक सर्कुलर पेप्टाइड है और उसका आपका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आप करोगे n इंटू 110, n इंटू 110, करेक्ट। एंड वहीं पर अगर आपका एक लीनियर है तो आप कर दोगे सर्कुलर में जितना आ रहा है उसमें 18 प्लस कर दोगे तो लीनियर के केस में आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है पेप्टाइड का तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को मल्टीप्लाई करोगे 110 से। 110 मॉलिक्यूलर वेट है एक अमाइनो एसिड का, करेक्ट। और लीनियर के केस में सर्कुलर प्लस 18 कर देना। 18 इज 1 वाटर मॉलिक्यूल जो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अ डबल हेलिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 35% एडिनोसिन एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ साइटोसिन इन दिस मॉलिक्यूलर परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन डीएनए मॉलिक्यूल इज। अच्छा ठीक है, क्या दिया हुआ है? एडिनोसिन इज 32%, बताना क्या है? साइटोसिन। सबसे पहले तो एडिनोसिन ए किसके इक्वल होता है? थाइमीन के, करेक्ट। एंड जो आपका ग्वानिन है वो इक्वल होता है साइटोसिन के, करेक्ट। ये तो सिंपल है कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिडिन तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ग्वानिन पेयर्स फिर साइटोसिन तो उन दोनों की इक्वल होती है। अब सब मिला के क्या होता है? एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन इक्वल्स टू 1, करेक्ट। एडेनिन और थाइमिन इक्वल है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। 32 प्लस 32, ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल है तो मैंने ग्वानिन को भी रिप्लेस करके ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल है तो ग्वानिन को भी रिप्लेस करके मैं लिखूंगी साइटोसिन 100%। 64 प्लस ट्वाइस ऑफ साइटोसिन इक्वल टू 100, ट्वाइस ऑफ साइटोसिन हो गया 100 माइनस 64, दिस इज योर 36। तो अल्टीमेटली यहां से साइटोसिन कितना हो गया? 36/2, दैट इज 18%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन इक्वल होता है 100% के, तो आप एडेनिन और थाइमिन को इक्वल लिखोगे क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन को इक्वल लिखोगे तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18%। So this is about your how to find the values of एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अगर आपको एक की वैल्यू दी हुई है तो आप डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड pH 7 द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आर 2 मिलीमोलर एंड 38 मिलीमोलर रिस्पेक्टिवली। एट इक्विलिब्रियम the standard free energy change for the conversion of glucose 1 phosphate to glucose 6 phosphate is। क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा गया है, पहले वो लिखेंगे फिर बात करते हैं। सबसे पहले pH और टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। pH आपको दिया हुआ है 7। द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन दी हुई है एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आर
2.0 मिलीमोलर, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है 2 मिलीमोलर एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है 38 मिलीमोलर एट इक्विलिब्रियम। याद रखना इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज। अब आपको इस क्वेश्चन में डिराइव क्या करना है, आपको डिराइव करना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी नॉट से। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी नॉट से। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम क्या है? के इक्विलिब्रियम है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिराइव करते हो? इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो क्या क्या चाहिए। आर की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए जो हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से आएगी। आ जाओ क्वेश्चन पर। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में जो हो जाएगा 298 केल्विन। प्रोडक्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है, रिएक्टेंट की दी हुई है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की, और अब डिराइव करते हैं आर की वैल्यू भी दी हुई है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। माइनस आर की वैल्यू है 8.315, 8.315, टेम्परेचर 298 इनटू, अब प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसकी कंसंट्रेशन है आपकी 38 एंड रिएक्टेंट जो आपका है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जिसकी वैल्यू है 2। ये बन गया 8.315 इंटू 298 इंटू ln19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -7185315, इसकी वैल्यू आएगी -7185। कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए? ये डेसिमल प्लेस मेंशन नहीं है बट आप एक डेसिमल प्लेस लेके चलना, दैट विल बी 8.8। क्या यूनिट है? जूल्स पर मोल, जूल्स पर मोल। करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने किसका देखा? यहां पर आपने देखा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? माइनस RTLN के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्लीज ये याद रखना यहां पर नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर लिखते टाइम नेगेटिव साइन नहीं लिख के आए तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो अच्छे से याद रखना कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है -RTLN के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। करेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Hardy-Weinberg. In a population at Hardy-Weinberg equilibrium for gene X है, only 2 alleles namely A and small a are found if the frequency of allele A is 0.2 and the frequency of allele small a recessive allele की है 0.8, the frequency of heterozygous genotype capital A small a in that population A will be। पहले ही बताया है heterozygous है तो कौन सी कंडीशन होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ
फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इक्वल होती है आपके 2pq के। चेक करें क्वेश्चन में p और q की वैल्यू दी हुई है या नहीं। p क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड q क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। दोबारा देखते हैं। इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम फॉर जीन x only two alleles namely capital A and small a are found if the frequency of allele A dominant allele की कितनी दी हुई है? 0.2 करेक्ट। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल a की कितनी है? 0.8। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.32। 2 डेसिमल प्लेस तक निकालनी है, दैट इज 0.3। एक बार दोबारा देख लो हार्डी-विम्बर्ग की इक्वेशंस। हार्डी-विम्बर्ग की फर्स्ट इक्वेशन है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। p स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप। q स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप एंड 2pq फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। भूलना मत जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कौन सी है और एलील की फ्रीक्वेंसी कौन सी है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ना मुझे देखने में ऐसा लगा कि जब कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली अगर इसको एक बार ध्यान से पढ़ा जाए ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल द प्रोटीन कंटेंट इज 20% ऑफ इट्स नेट वेट। दैट मीन्स एक सेल में प्रोटीन कितना है? जितना वेट सेल का है उसका 20% आपका प्रोटीन है। ठीक है। द डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल आर 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम है आपकी 4 इंटू 10⁻⁻9 ml रिस्पेक्टिवली। देन द कंसंट्रेशन इन mg पर ml ऑफ द प्रोटीन। बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा है? जो परसेंटेज है उसको आप यूनिट्स में ले आओ, mg पर ml में ले आओ। करेक्ट। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन। In a typical mammalian cell, the protein content is 20% of its net weight. If the density and the volume of the cell are 1.2 gram per ml and 4 into 10⁻⁻9 ml respectively, then the concentration in mg per ml of the protein is। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको सबसे पहले दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सेल, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका वॉल्यूम ऑफ सेल। वैल्यूज देख लो। डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml एंड जो आपकी वॉल्यूम है वो है 4 इंटू 10⁻⁻9 ml। करेक्ट। और आपको प्रोटीन कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए? सेल का वेट। क्या आप कहीं से सेल का वेट निकाल सकते हो? हाँ जी, आप वेट ऑफ द सेल निकाल सकते हो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सेल। डेंसिटी कितना है? 1.2, वॉल्यूम है 4 इंटू 10⁻⁻9। 1.2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻9। देखो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जितनी रिड्यूस करोगे कैलकुलेशन उतना हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो वेट ऑफ द सेल आ गया 1.2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹। ये आपका आया है, डेंसिटी किस में थी? ग्राम में थी, तो ये आपका आया है ग्राम में। करेक्ट। अब वेट ऑफ द, अब इसमें 1 सेकेंड, अब इसमें हम वेट ऑफ द प्रोटीन निकाल लें। वेट ऑफ द प्रोटीन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, वेट ऑफ द प्रोटीन है 20% नेट वेट ऑफ द सेल। जितना सेल का है उसका 20%, दैट इज
20% of weight of cell. Correct? 20/100 into 1.2 into 4, 1.2 into 4 into 10 to the power minus 9. करेक्ट. वापिस क्वेश्चन पे आओ एक बार. क्वेश्चन में पहले तो mg पर ml में चाहिए. ठीक है, मतलब 1 ml में यहां पर सेल के 1 ml में कितनी आपकी प्रोटीन है वो बताना है. लेकिन हमारे पास प्रोटीन कितने में निकल के आया है? 4 इंटू 10 टू द पावर 9 ml में निकल के आया है. करेक्ट. हमारे पास प्रोटीन कितने में निकल के आया है? 4 इंटू 10 टू द पावर 9 ml में निकल के आया है. तो वेट ऑफ प्रोटीन इन 1 ml कितना होगा? यहां तक जो है वो कितने में है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ml में है. 20/100 इंटू 1.2. 1 सेकेंड. तो ये जो निकल के आया वो किस में निकल के आया? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 में. तो पर ml के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 को 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. करेक्ट. ये कैंसिल हो गया. ये आया 20 इंटू 1.2 अपॉन 100, जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी, जो आपके पास वैल्यू आएगी 2.4, दैट इज 0.24 ग्राम. अब दोबारा वापस क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन में mg में पूछा गया है, इसको कन्वर्ट करेंगे. इस ग्राम को जब कन्वर्ट करोगे mg में तो ये हो जाएगा 240 mg पर ml. करेक्ट. दोबारा से देखो क्वेश्चन. In a typical mammalian cell, the protein content is 20% of its net weight. जितना प्रोटीन एक सेल में है वो कितना है? 20% है उसका नेट वेट का. If the density and the volume of the cell are 1.2 gram per ml and 4 into 10 to the power minus 9 ml respectively, the concentration in mg per ml of the protein is. क्या क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दी हुई है सेल की, वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है सेल का. तो वेट कैसे निकाला? डेंसिटी ऑफ द सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल. फिर निकाला वेट ऑफ द प्रोटीन जो कितना है? 20% है सेल का. अब जो हमने जब निकाला इनिशियली तो ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा आया था 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ml में, लेकिन हमें चाहिए 1 ml में. तो डिवाइड किया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 से, एंड जब सॉल्व किया 240 mg पर ml आया आपका प्रोटीन कंटेंट, दैट इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी. और क्वेश्चन है 2022 का. जब पढ़ोगे क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है. और हाँ, अगर टिपिकल ऐसे क्वेश्चंस आए तो प्लीज याद रखना कि किस यूनिट्स में पूछा गया है आपसे, क्योंकि आंसर वहां पे वेरिएशन शो करता है. तो प्लीज यूनिट्स भी देख लेना किस यूनिट्स में पूछा गया है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. दैट इज द जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाई इज 20 मिनट्स. ठीक है, इकोलाई को जनरेट होने में, दैट इज डुप्लीकेट होने में, डबल होने में 20 मिनट्स लगते हैं. इफ देयर आर 10 टू द पावर 6 इकोलाई प्रेजेंट इन एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग synchronous culture, then the average time required to obtain a final population of 4 into 10 to the power 6 is. फॉर्मूला क्या है? याद हो तो अभी पढ़ा है. नंबर ऑफ सेल्स एट टाइम t इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स इनटू 2 टू द पावर n. यही पढ़ा है. क्वेश्चन दोबारा रीड करो. The generation time of E. coli is 20 minutes. If there are 10 to the power 6 E. coli present in an exponentially growing synchronous culture, then the average time required to obtain a final proportion, या population of 4 into 10 to the power 6 E. coli. Final कितनी है? NT कितनी है? 4 into 10 to the power 6. Correct? Initial कितनी है? Initial है 10 to the power 6. अब मैं करूंगी क्या? मैं सबसे पहले निकालूंगी कितनी जनरेशन्स कवर हो गई. जब इनिशियल पॉपुलेशन 10 टू द पावर 6 से
NT 4 इंटू 10⁶ जाने में कितनी जनरेशन्स लगी वो निकालूंगी। NT की वैल्यू डालो 4 इंटू 10⁶ इक्वल्स टू 10⁶ इंटू 2n। कैंसिल, 4 इज इक्वल्स टू 2n। तो n की क्या पावर रखोगे कि 4 बन जाएगा, तो n की पावर यहां से आएगी 2, मतलब नंबर ऑफ जनरेशन कितनी हो गई 2। एक जनरेशन कितनी है 20 मिनट्स की, तो सेकंड जनरेशन कितने में आएगी 40 मिनट्स में, डबल कर दो तो कितना टाइम लगेगा 40 मिनट्स। कॉम्प्लिकेट मत करो क्वेश्चंस को, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, अच्छे से फॉर्मूलाज को समझो, अच्छे से यूटिलाइज करो उन्हें। दैट इज इनिशियली 10⁶ सेल्स थी, फाइनल में 4 इंटू 10⁶ हो गई, तो इतना कवर करने में कितनी जनरेशन चली गई 2, और एक जनरेशन कितनी है 20 मिनट की, तो 2 जनरेशन को कितना लगेगा 40 मिनट्स। करेक्ट। फॉर्मूलाज प्लीज लिख लेना एक जगह पे, हेल्पफुल रहेंगे। इन एन एंजाइम कैटलाइज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले तो ये देख लो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। द सबस्ट्रेट कन्वर्जन फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल पैटर्न सच दैट 80% of the substrate is converted in 10 minutes. The first order rate constant of the reaction rounded up to 3 decimal places is। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें 10 मिनट में 80% ऑफ द सबस्ट्रेट कवर हो गया। करेक्ट। तो अगर मैं लूं इनिशियल सबस्ट्रेट कितना रहा होगा 100%, इनिशियल सबस्ट्रेट रहा होगा 100%, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी A0 से। कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट इज A0। फाइनल सबस्ट्रेट मतलब बचा कितना है 100% था, 80 कन्वर्ट हो गया, बच कितना गया 20%। इसको रिप्रेजेंट करूंगी ए से। निकालना क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है। तो क्या इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये होती है आपकी ln A0, that is concentration, initial concentration minus ln A equals to KT, जहां पे T क्या है टाइम, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअली 10 मिनट्स। देख लो कोई ऐसी वैल्यू है जो नहीं दी गई, सब दी हुई है। इनिशियल कितनी है ln 100 माइनस ln 20 K इंटू 10। करेक्ट। तो ln 100 की वैल्यू देखते हैं। ln 100 की वैल्यू होती है आपकी 4.605 माइनस ln 20 की वैल्यू है आपकी 2.995, जो इक्वल है k इंटू 10 के। करेक्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी आपकी 0.161 इक्वल्स टू के। यही निकालना था रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्या फॉर्मूला है ln कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है माइनस ln जो फाइनल कंसंट्रेशन है। याद रखना फाइनल कंसंट्रेशन ले रही हूँ, कितना डिग्रेडेशन हुआ है वो नहीं देख रही हूँ। इक्वल्स टू के इंटू टी, के आपका रेट कांस्टेंट, टाइम आपका टी है। तो क्या वैल्यू आई 0.161, 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए थी, वो हमने निकाल दी। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स चेंजेस अपॉन डबलिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो क्या चेंज होगा? अगर एंजाइम बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतनी जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी, करेक्ट? तो जब आपने एंजाइम डबल किया तो क्या वैल्यू चेंज हुई? वी मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंजाइम काइनेटिक्स देख लो, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, बट एक ही फॉर्मूला है जो काम करेगा इस क्वेश्चन में। एंड अगर आपको समझ में आ गया तो आई थिंक इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं होगा फिर। Heterozygous female fruit flies with grey body and purple eyes were mated with homozygous males with black body and red eyes. The number of offspring obtained and their phenotypes are shown below. Number of offspring देखो, phenotypes देखो क्या है, recombination frequency निकालो। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, तब आपको समझ में आएगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100, करेक्ट? अब कैसे डिसाइड करो कि रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं? एक ट्रिक ये होती है, कभी कभी क्या होता है, अभी तो आपको ये ऐसे दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है ये शफल करके लिखे जाते हैं, ठीक है? तो वो ऑफस्प्रिंग जिनका नंबर सबसे कम है, वो फिनोटाइप जिसका नंबर सबसे कम है, वो आपके रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो ग्रे बॉडी एंड रेड आइज और ब्लैक बॉडी एंड पर्पल आइज, ये दोनों कम है ना, लीस्ट है 61, 55, तो ये बनेंगे आपके रिकॉम्बिनेंट। और दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रे बॉडी एंड पर्पल आइज, ग्रे बॉडी एंड पर्पल आइज क्वेश्चन में ये है, तो मतलब ये पेरेंटल है। वर मेटेड विद होमोजाइगस मेल, ब्लैक बॉडी एंड रेड आइज, तो ये भी पेरेंटल है। मिल गए? ट्रिक ये है कि जिनका नंबर सबसे कम है, जिनके ऑफस्प्रिंग सबसे कम है, वो आपका रिकॉम्बिनेंट्स है। सिंपल, लास्ट वाले दो हैं 61, 55, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट 61 प्लस 55, करेक्ट? 61 प्लस 55, टोटल प्रोजेनी देख लो, 61 प्लस 55 प्लस 300 प्लस 347। एक बार दोबारा स्टार्ट रीचेक कर लेते हैं, 61, 55, 300, 347, 61, 55, करेक्ट? मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा आपका 15%। अगर जैम का पेपर देखोगे ना तो उसमें जेनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जैसे कितने जीनोटाइप्स बनेंगे, कितने गैमीट्स बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, और बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस हैं। तो आई सजेस्ट कि जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, स्पेसिफिकली वो वाला न्यूमेरिकल जहाँ पर दिया हो कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर आपका जीनोटाइप है, इससे बताओ कितने गैमीट बन रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। इसका होता है 2n, दैट इज n होता है कितने हिट्रोजाइगस है। इस जीनोटाइप में 1, 2, 3 हिट्रोजाइगस हैं, तो कितने गैमीट्स बनेंगे, 2^3, दैट इज 8। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली जितना देखा गया है हर साल ये पूछा गया है। तो जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो और प्लीज बार बार प्रैक्टिस करो। जनरली जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखा कि रिकॉम्बिनेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिनकी नंबर सबसे कम है वो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, जो क्वेश्चन में दिया वो पेरेंटल है। तो सीधा फॉर्मूला है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100, करेक्ट? नाउ
In a double stranded DNA, which of the following ratios is always equal to 1? A, T, G, C denote the number of bases. Adenine, thymine, guanine and cytosine. अब कौन सा नंबर इक्वल होगा आपका? ये आपको पता है pyridine इक्वल होता है pyrimidines के. प्यूरीन इक्वल होता है pyrimidines के, करेक्ट. तो प्यूरीन कौन सा होता है आपका? प्यूरीन होता है आपका एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड pyrimidine हो गया आपका साइटोसिन एंड थाइमिन, करेक्ट. तो इनका रेशियो लो, ये इक्वल होता है 1 के, करेक्ट. लेकिन एक और चीज होती है, ये तो सीधा आपको पता चल गया, लेकिन आपका एडेनिन इक्वल होता है थाइमिन के और साइटोसिन इक्वल होता है ग्वानिन के. तो अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करूं, एडेनिन की जगह मैंने ए लिखा, यहाँ पर एडेनिन की जगह पर मैंने ए लिखा और यहाँ चेंज किया, तो भी तो फॉर्मूला 1 ही तो आएगा. तो ये भी करेक्ट है और ये MSQ सेक्शन बी का क्वेश्चन है. तो ऑप्शंस ध्यान से देखना प्लीज. MSQ में तो स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूशंस करके देख लेना, कंफ्यूज मत होना. नेक्स्ट, इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन, कलर ब्लाइंड है जिसने मैरी किया नॉर्मल मैन से, द चांस दैट द बॉय चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड इज. आपका हमें ये पता है कि हमारा जो कलर ब्लाइंड डिसीज है वो कैसा होता है, वो आपका S लिंक्ड, X क्रोमोसोम लिंक्ड है, करेक्ट. तो कलर ब्लाइंड मदर है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? XC कलर ब्लाइंड होगा. एंड नॉर्मल है, मेल इज नॉर्मल, नॉर्मल है मेल, दैट इज XY. तो बताना है, क्वेश्चन पढ़ लेना. बेबी चाइल्ड जो बॉय चाइल्ड है उसका पूछा गया है, तो यहां से आया XC एंड यहां से आया आपका XNY. तो जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी, जो गर्ल चाइल्ड होगी वो कैरियर होगी, लेकिन जो बॉय चाइल्ड होगा वो कलर ब्लाइंड होगा ही होगा. तो 100% चांसेस हैं. एंड ये जो डिफरेंट डिसीजेज है ना, कलर ब्लाइंड एंड ये हम एक स्पेसिफिक सेशन में डिस्कस करेंगे. कौन सा डिसीज किससे रिलेटेड है, हमें एक पूरा सेशन चाहिए जहाँ पे हम डिस्कस करें पैथोजन है तो कौन सा डिसीज है, कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन से कौन सा डिसीज हो रहा है, वो एक स्पेसिफिक सेशन होगा. आई थिंक नेक्स्ट 2 सेशंस में से एक सेशन ये वाला होगा. तो ये था न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द लास्ट 5 years जो हमने डिस्कस किया. So this is all about this session. Thank you very much.